हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाइन लूथरा। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 6 साइंस हिंदी मीडियम का पाठ 8 करवाऊंगी। शरीर में गति, हमारे शरीर में किस किस तरह से गति होती है वो हम आज इस पाठ में अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों को अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते वक्त अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती है, यानी कि अपने आप ही कुछ ऐसी गतियां हैं जो होती रहती है, हम उस पर कई बार ध्यान नहीं देते। जैसे हमारी पलकें झपक रही हैं तो ये भी क्या है, गति हो रही है। हम सांस ले रहे हैं, ये भी गति हो रही है। तो जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जंतुओं में भी होता है। आइए अपने मित्र, अध्यापक, अभिभावकों से चर्चा करें इस सारणी के ऊपर। अब आगे है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार गमन करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना तथा तैरना इत्यादि। ये सब किसमें गतियां होती हैं? जंतुओं में, जानवरों में, ठीक है। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता, मतलब अलग अलग तरीके से। इंसान क्या है, वो तो चलता है, ठीक है, लेकिन जंतु क्या है, उनमें अलग अलग, कोई चलता है, कोई उड़ता है, कोई कूदता है, अलग अलग है। क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? सबसे पहले हम मानव शरीर की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जंतु की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ है, पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने के योग्य हैं, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें, मतलब कुछ हम उनकी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? जब आप गेंद फेंकते हो तो आपका कंधा घूमता है ना, वृत्ताकार गोल घूमता है, और आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैर और कूल्हे के चारों ओर घुमाइए, तब भी आपकी गति होती है। तो इस तरह से जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर गति होती है। यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है, जिस तरीके से इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, ये पैमाना बांधा हुआ है। इस तरीके से आप पैमाना अगर बांध लेते हैं अपने हाथ में तो आप अपना हाथ मोड़ नहीं सकते फिर, ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ सकते हैं, घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। देखो, जैसे कि ये है कलाई, अब ये क्या है, ये दो हिस्से जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप इसको पूरा घुमा सकते हो ना इस तरीके से। तो जहां पे भी हमारे दो ज्वाइंट होते हैं बॉडी के अंदर, आप उस हिस्सों को पूरा घुमा सकते हो, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं, जहां पे दो ज्वाइंट आपस में, दो हिस्से, दो हड्डियां आपस में जुड़ी हो और आप उसको पूरी तरह से मूवमेंट कर सकते हो, तो उसको संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? फिर हम गति नहीं कर सकते। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, उंगली एवं पंदुंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां यानी कि हड्डियां। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी होती हैं, यानी कि कोहनी तक भी कितनी सारी जो हड्डियां हैं वो जुड़ी होती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं।
विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। पहली कौन सी है? कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि देखो इस तरीके की है। कागज की एक पट्टी का एक बेलन यानी कि सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज में बेलन को डालिए, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, पेपर को मोड़ लेना और इसके अंदर जो आपने डाल देना है। आप कागज के बेलन को गेंद पर ही चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी के में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। यानी कि इस गेंद को, ये जो कटोरी देख रहे हैं ना ये वाली, इसके अंदर रख के इसको चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है। कागज का बेलन यानी कि ये आपका हाथ है तथा गेंद इसका सिर है। ठीक है, कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिसका आपका हाथ जुड़ा है। यानी कि ये किससे जुड़ा हुआ है? कंधे से जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहे को धंसा हुआ है। गुहिका में धंसा हुआ। देखो ये जो है ना, ये हमारा शोल्डर वाला हिस्सा है जहां पे ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों के उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों को स्मरण कीजिए। ठीक है, ऐसी अब जो आगे है ये है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि का होती है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को, यानी कि जो गर्दन और हमारे सिर को आपस में जोड़ती है उस ज्वाइंट को हम धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसको कंदुका खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार में घुमाया जा सकता है। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, उसके बाद हिज संधि आ जाती है। हिज संधि कौन सी है? घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यान से देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देते हैं। अब जो आगे हमें एक्टिविटी दे रखी है, जो क्रियाकलाप, वो हिज संधि का दे रखा है। देखो इस तरीके से आपने कागज का रोल लिया, उसमें पेंसिल डाली। अब ये जो है आप या तो इस तरफ घुमा सकते हो या इस तरफ। ये चारों तरफ अब नहीं घूम सकती, क्यों? इसमें एक पेंसिल है, या तो इस तरफ जाएगी या इस तरफ। ये जो संधि है हिज संधि, ये कौन सी जो अस्थि है, कौन सी हड्डी के बारे में जो हिज संधि बता रही है? ये हमें कोहनी के बारे में बता रही है। जिस तरह कोहनी को आप आगे और पीछे कर सकते हो, उसको पूरी तरह से घुमा नहीं सकते राउंड में, तो उसी तरह जो हिज संधि होती है वो जैसे कि हमारी कोहनी पे होती है और घुटनों पे होती है। तो घुटनों के जो पास जो है वहां पे भी आप लेग को, टांग को ऊपर या नीचे कर सकते हो। आप अपनी जो पूरी लेग है वो कहाँ से हिला सकते हो? वो हम कहाँ से हिला सकते हैं? जो हमारी ये जो हिप के पास जो ज्वाइंट होता है वहां से हम उसको पूरा हिला सकते हैं। लेकिन जो ज्वाइंट हमारा घुटने पे होता है वहां से आप उसको पूरा राउंड नहीं घुमा सकते ना, ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसे कोहनी को भी आप आगे और पीछे कर सकते हो, उसको पूरा राउंड नहीं कर सकते। तो वो हमारी हिज संधि होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी अचल संधि। अब कौन सी संधि आ जाती है? अचल संधि। अचल संधि कौन सी होती है? हमारे सिर की अस्थियों के बीच में कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, यानी कि जो अचल संधि है वो हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि, मतलब आपकी जो जबड़ा होता है, हमारा जो जबड़ा होता है उसको हम मुंह तो खोल सकते हैं लेकिन उसके अंदर हम मूवमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये संधि कौन सी हो गई? अचल संधि। अब हम देखते हैं आगे मानव कंकाल। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने का चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है।
अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियां ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे के चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग की अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे ही हमारी उंगलियों में भी देखो, इस तरीके से आप जो है इसको क्या कर सकते हो, अपनी उंगलियों को मोड़िए। क्या आप इन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, यानी कि बैक साइड पे आप उसको स्पर्श करके अनुभव करें कि कितनी हड्डियां हैं। क्या इनमें से अनेक अस्थियां इस तरह जो चित्र में है, क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? अगर एक ही अस्थि होती तो क्या हम अपना हाथ इस तरीके से हिला पाते? हम इसको नहीं हिला पाते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पसली पिंजर। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुन से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है। इस शंख रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी उंगलियों को अपने मित्र के गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। पसली पिंजर की वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? ये क्या है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये जिसकी वजह से हम अपनी पीठ में झुक सकते हैं। अगर ये सीधा एक ही होता तो हम क्या झुक सकते? हम इसमें फिर झुकाव नहीं कर सकते। ठीक है, इसके द्वारा हमें इन्होंने यह बताया। आगे हम देखते हैं खोपड़ी के बारे में। नहीं, इसके बाद ये आ जाता है श्रेणी अस्थि, उसके बाद कंधे की भी अस्थि आ जाता है यहाँ पर। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रेणी अस्थियां हैं। ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यानी कि ये कौन सी उसकी बात हो रही है? जो हिप के पास जो ज्वाइंट होता है उसकी बात हो रही है। यह कूल्हे वाला एक वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ठीक है, कौन सी, किसकी बात हो रही है? ये इसकी बात हो रही है, श्रेणी अस्थियां। हाँ, इसी की बात हो रही है। ये हमारा हिप वाला ज्वाइंट है, ये वो हिस्सा है जिसके द्वारा हम बैठते हैं। और ये जो है वो कंधे की अस्थियां हैं। ठीक है, ये वाली जो है ये हमारा क्या है, ये वो है पसली पिंजर। उसके बाद पास में क्या आ जाता है? ये शोल्डर आ जाता है। ये हमारी श्रेणी अस्थियां हैं। अब हम पढ़ेंगे मानव खोपड़ी। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। ये हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिवृत करके उसकी सुरक्षा करती है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की है। कंकाल की कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें उपासित कहते हैं। उपासित क्या है? जैसे कान, आप कान की के अंदर जो छोटी सी जो आप देखते हो, ये इसमें क्या है, इसको आप मोड़ सकते हो। ठीक है, जो इसे आपको पिक्चर में भी दिखा रहे हैं। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि का अनुभव करते हैं? आपको फील होता है कि कोई हड्डी है जिसे मोड़ा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है, ऐसा लगता है इसमें कोई हड्डी नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने का कर्णपली एवं इसके ऊपर के हिस्से की कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपली, परंतु वह अस्थि जैसे कठोर भी नहीं है? ये उपासित है। शरीर की संधियों में भी उपासित पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल में अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना है। यानी कि जो शरीर के अंदर जो हमारा स्केलेटन है, जो हमारा कंकाल है, उसमें हड्डियां भी हैं, संधियां, ज्वाइंट भी है, और उपास्थियां मतलब जैसे कि कान के ये जो चारों तरफ होती है उपास्थियां, ये भी हैं। और इन सबसे मिलके जो है हमारा शरीर बना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे जंतु, नहीं, यहाँ पर आ जाता है हमारे पेशियां, मतलब जो मांसपेशियां होता है
उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने हड्डियों के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मांसपेशियों के बारे में, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं बाजुओं में, टांगों में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है, आइए पता लगाएं। हमने एक हाथ की मुट्ठी बनाई, मुट्ठी के अंगूठे में इसे बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए, यानी कि इसको मुट्ठी बनाया और इसको यहाँ पे छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा से कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ में इसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? जब देखो आप इसको ऐसे करते हो, यहां से ये उभर जाता है ना, ऊपर की तरफ हो जाता है, इसे पेशी कहते हैं। क्या आपको कोई उभरा, इसे क्या कहते हैं, जो उभरा जाता है भाग उसे कहते हैं पेशी। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है, क्या यह अभी भी संकुचित है, अभी भी क्या उठी हुई है वहां से? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार संकुचन देखते हैं। जब ज्यादा चलते ज्यादा भागते तो हमारी जो पैरों की पेशियां वो भी क्या होती हैं, फूल जाती है ना। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है, यह अस्थि को खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा को खींच जाती है, युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। मतलब कि ये कि अगर जब इसमें एक पेशी खींचती है तो दूसरी जो शिथिल हो जाती है। ठीक है, ये होगी पेशियां। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं की चाल। बगीचे में चलते हुए केंचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही फिल्टर पेपर में रखिए, इसकी गति का परीक्षण कीजिए। इसके पश्चात केंचुए एवं कांच की पट्टी टाइल किसी चिकनी सतह पर रखिए, इसकी गति का परीक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर और केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में किसी पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर की पश्चात भाग को भूमि से जकड़े रहता है। मतलब कि जो केंचुआ होता है उसके शरीर में कोई हड्डी नहीं होती, सिर्फ पेशियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है घोंगा। घोंगा क्या है? किसी बगीचे में घोंगा पकड़िए। अब इसे कवच कहते हैं, जिसके ऊपर ये आप देख रहे हो ये कवच है। ये घोंगे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंगे के साथ खींचता जाता है। घोंगे को कांच की पट्टिका में रखकर इसका परीक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर उसमें एक मोटी मसाल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना हुआ होता है। ये आप इजीली जो सब पढ़ सकते हो। ऐसे ही तिलचट्टा है, मछली है जो तैरती है, और उसके बाद सर्प कैसे चलता है। ठीक है, ऐसे आप पक्षियों के बारे में पढ़ सकते हो। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी समझाने वाली ऐसी खास बात नहीं है। पक्षियों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की तथा मजबूत होती हैं। ठीक है, जिनके पैरों की अस्थियां चलने बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। बस सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा है, आप इसको पढ़ोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। तिलचट्टा, मछली, और आगे हैं सर्प कैसे चलते हैं। क्या आपने सर्प को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, यानी कि जो पीठ होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जिसको मेरुदंड कहते हैं, ऐसे जो इसका मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर
अनेक वल्ले बनाता है और प्रत्येक वल्ले आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेजी गति से आगे की ओर जोर लगाता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। इस तरीके से हमें जंतु की गतियां जो हैं इन सारी हमने इसमें पढ़ी। हमने मानव की गतियां भी पढ़ ली, जंतु की गतियां भी पढ़ ली। जैसे जैसे क्लास में आप आगे बढ़ते जाओगे आप इसको और डिटेल में जो है समझते जाओगे। अब हम इसके कर लेते हैं प्रमुख शब्द और इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर सब इसमें हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। पहला है प्रमुख शब्द मेरुदंड। मेरुदंड हमारी अस्थियों में मौजूद अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बना। कंदुक खलिका संधि, एक संधि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। ये सभी दिशाओं में गति प्रदान करता है। उसके बाद है शूक, बाल के जैसी संरचना। उपासित, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो अस्थि की तरह कठोर होते मुड़ सकते हैं। गुहिका, एक रिक्त स्थान। हिंज संधि, केवल आगे पीछे की गति के लिए, जैसे कोहिनी की गति। जंतुओं की चाल, गति के तौर तरीके। अचल संधि, अस्थियां इन संधियों से गति नहीं कर सकती। पेशी, अस्थियों से जुड़कर गति में सहायता करती है। बाह्य कंकाल, कॉकरोच का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। श्रेणी संधि, हमारे शरीर का उदर के नीचे का संकलन भाग। दुर्ग्रह संधि, यह संधि जहां हमारी गर्दन सिर से जुड़ती है। आगे है इसमें पसली पिंजर, पसली वृक्ष की अस्थि का मेरुदंड से जुड़कर पसली पिंजर की रचना करती है। कंधे की अस्थियां, कंधे में पाई जाने वाली अस्थियां। कंकाल, हमारे शरीर का ढांचा कंकाल द्वारा बना होता है जो हमारे शरीर को एक आकार देता है। धरा रेखिया, दोनों छोरों पर शरीर का क्रमशः पतला होना। प्रश्न उत्तर देखते हैं। रिक्त स्थान है, अस्थियों को संधियों शरीर को गति में सहायता करती है। अस्थियां और उपस्थित संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहिनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय पेशियों को संकुचन की अस्थियां खींचती हैं। उसके बाद आ जाता है सत्य असत्य, सभी जंतुओं की गति या संचलन बिल्कुल एक समान होता है। असत्य, उपस्थित अस्थियों की उपेक्षा कठोर होती है। असत्य, उंगलियों में अस्थियों में संधि नहीं होती। असत्य, अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है। सत्य, तिलचट्टों के बाह्य कंकाल पाया जाता है। सत्य। उसके बाद है कॉलम मिलाना है इसके अंदर। नीचे हम इसमें पढ़ेंगे, हमें इसको जो मैच करके लिखना है, जैसे कि ऊपरी जड़ा, मछली, ये सब हम नीचे लिखेंगे। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली के शरीर पर पंख होते हैं का शरीर धरा रेखी होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती है। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा के बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है। उसके बाद कंदुका खलिका संधि क्या है? एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा होता है। यही सभी दिशाओं की गति प्रदान करता है, जिनकी जो हम मूवमेंट करते हैं। कपाल में कौन सी अस्थि गति करती है? निचला जबड़ा। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? कोहनी पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती क्योंकि इसमें हिंज संधि होती है जो केवल आगे पीछे की गति प्रदान करती है।